तब ऐसे होने लगा कि अब तो पढ़ने भी लगे तो अब क्यों नहीं हो रहा है। तब हमेशा आपकी एक लाइन हमेशा कान में गूंजती थी कि क्यों डरे कि आगे क्या होगा, क्यों सोचे कि कुछ बुरा ही होगा, बढ़ते रहें अपनी मंजिलों के ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या एक तजुर्बा तो नया होगा। बस यही चीज़ है जो हमेशा एक अंदर फायर का काम करती थी और उसी की बदौलत आज जो है कि सिलेक्शन हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। मैं हूं अंकुश लांबा और मैं बैंकिंग के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर किया है। वैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे राहुल से, राहुल वाजपेयी। हेलो राहुल। हेलो सर, आप कैसे हो? बस मैं बढ़िया। आप बताइए कि आपने आरआरबी पीओ का जो एग्जाम क्रैक किया तो घर वालों की जो खुशी थी वो कैसी थी? सर खुशी तो मतलब कैसे ही बताएं कि इतना इतना मतलब इतना स्ट्रगल करके मतलब पूरी फैमिली मतलब बोलते हैं ना कि किसी एक को मतलब सक्सेस दिलाने के लिए उसमें मतलब वो अकेला मेहनत कर रहा है तो उससे नहीं होता है, उसे उठाने के लिए बहुत सारे लोग और इसमें मेरी पूरी की पूरी फैमिली मतलब बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है। और उसमें से एक आप भी हो जिसने मतलब बहुत ज़्यादा और इस प्लेटफॉर्म ने मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प की है मुझे इस चीज़ को अचीव करने के लिए, जिसे मैं मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसे डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना ये इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। राहुल, ये तो मैं जानता ही हूँ। मैं काफ़ी समय से वैसे भी तुमको क्लास में देखता था, तो मैं कुछ चीज़ें तुमसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेन दिक्कत ये होती है कि जब स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो 2-4 महीने में चीज़ें सीख जाता है, 6-8 महीने में पेपर क्लियर कर लेता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा समय लग जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आज राहुल से हम ये चीज़ जानेंगे कि आप जब 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या 2 साल से ज़्यादा अगर आपको हो गया है, तो प्रिपरेशन करते समय जो हम डीमोटिवेट होते हैं तो उसको कैसे इन्होंने ओवरकम किया, कैसे मतलब डीमोटिवेट होते थे और फिर से अपने आप को मोटिवेट करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया। तो राहुल, तुम ये बताइए सबसे पहले आपकी जो जब आप एग्जाम दे रहे थे तो काफी सारे एग्जाम में जब आपको फेलियर मिली तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया उस चीज को? सर शुरू में तो ऐसे जैसे मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो फाइनली फिर ऐसा तब नहीं समझ में आ रहा था करे क्या। तो मैंने रैंडमली ऐसे मतलब प्राइवेट बैंक्स के और कुछ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी के मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, तो लकीली वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट हो जाता था। एक्सिस बैंक का मैंने इंटरव्यू और एग्ज़ाम एक ही बार में क्रैक किया था। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि यू शुड ट्राई फॉर दिस, मतलब कि गवर्नमेंट बैंक के लिए आप ट्राई करो। हालांकि मेरा कोई ऐसे इसमें आने का कोई सपना नहीं था, मेरे भाई का सपना था, बट फैमिली का थोड़ा ऐसे रहता है, बड़े भाई पे ज़्यादा बर्डन रहता है, तो उस पर थोड़ा बर्डन था। तो उसने कहा ठीक है मैं प्राइवेट ज्वाइन करता हूँ, तुम इसकी तैयारी करो आराम से, तुम्हें किसी चीज़ का कुछ सोचना नहीं है। तो तैयारी मतलब ऐसे था कि पता नहीं था करना क्या है, तो बस जाते थे, फॉर्म भर देते थे और एग्ज़ाम दे देते थे। और लेकिन बिना प्रैक्टिस के, बिना मौके, कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि करना क्या है। हमेशा ऐसे लगता था अरे ठीक है ना, वहाँ निकाला ये भी निकल ही जाएगा या कर लेंगे, पता नहीं क्या। वहाँ जाते थे तो कुछ भी मतलब तुक्के लगा दिए, कुछ भी तरह से मतलब ऐसे गैस वर्क कर लिया, तो हमेशा फेल होते रहते थे। तो तब नहीं, क्योंकि सीरियसली एग्ज़ाम नहीं देता था 18 तक, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं। बट हाँ, आपको जब से मैं यूट्यूब पे देखने लगा और फिर जब आपने हमारे लिए जॉब अपनी क्विट कर दी लिटरली, तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। तो तब अंदर से ऐसे फील हो गया कि अब तुमको खुद के लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं, एटलीस्ट सर ने देखो, मेरी मम्मी मुझे यही क्योंकि समझाती थी कि अब तो मतलब थोड़ा सही हो जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, कि देखो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के अब तुम्हें पढ़ाने आए हैं। तो क्योंकि आज भी मुझे वो सब चीज़ें याद है कि आप वहाँ से इतना दूर आपको पोस्टिंग मिली थी नक्सलाइट एरिया में, आप रात रात को इतना लेट आके आप कभी कभी बिना खाना खाए 11-11, 12-12 बजे तक हम लोगों के लिए क्लासेस लेते थे। तो सर वो सब चीज़ें हमेशा मोटिवेट करती थी। फिर आप एक चीज़ हमेशा कहते थे, जब सीरियसली जब पढ़ने लगा मैं, तब ऐसे होने लगा कि अब तो पढ़ने भी लगे तो अब क्यों नहीं हो रहा है। तब हमेशा आपकी एक लाइन हमेशा कान में गूंजती थी कि क्यों डरे कि आगे क्या होगा, क्यों सोचे कि कुछ बुरा ही होगा, बढ़ते रहें अपनी मंजिलों के ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या एक तजुर्बा तो नया होगा।
बस यही चीज़ है जो हमेशा एक अंदर फायर का काम करती थी, और उसी की बदौलत आज जो है कि सिलेक्शन हो गया है। और मतलब ये भी था कि आपने आरआरबी पीओ की जॉब क्विट की थी, तो आपने ये भी तब कहा था कि मेरे एक की जॉब मतलब मेरे क्विट करने से अगर किसी एक की भी जॉब लगती है तो मेरी वो चीज़ पूरी हो जाएगी। लेकिन आपने अकेले ने जॉब क्विट करके पता नहीं कितने लोगों की जॉब लगवा दी, और मेरा सबसे बड़ा मतलब मोटिवेशन का चीज़ यही लगता था मुझे कि आपने आरआरबी क्विट किया है ना, आरआरबी पीओ, तो मुझे वही बन के दिखाना है आपको। और फाइनली चलो, बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए। और ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी इस चीज़ को सुनकर। तो राहुल, यहाँ पर हम स्ट्रेटजी शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ। तो एक एक करके मैं सब्जेक्ट वाइज पूछूंगा। हाँ। जो कॉमन डाउट्स होते हैं आप सभी के, तो वो मैं एक एक करके राहुल से पूछूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प होगी कि कैसे हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए बैंकिंग की। तो राहुल, सब्जेक्ट वाइज हम स्टार्ट करते हैं। जीके के लिए आपने कैसे तैयारी की अपनी, क्योंकि जीके में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। सर देखो, जीके में ऐसा था कि बचपन से पता नहीं मुझे मैप्स वगैरह देखने का, चीज़ें एक्सप्लोर करने का, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कितने कॉन्टिनेंट्स है, ये सब चीज़ें बचपन से ही मतलब एक लगाव था जीके के लिए, अलग सा ही अटैचमेंट रहता था। तो मतलब ये था कि एग्ज़ाम देते थे तो तब ये नहीं समझ में आता था कि इसमें पढ़ना क्या होता है। तो धीरे धीरे यूट्यूब पे यहाँ वहाँ बहुत घूमे, लेकिन जो आपने सजेस्ट किया था, और हम सब जानते हैं कि यूट्यूब पे ऑलरेडी जो एक ही टीचर हैं जो जीके आपका मतलब इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग करा दिया, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, गौरव गर्ग सर, और उनको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि वो नहीं होते तो जीके कभी भी मतलब इजी नहीं था। उन्होंने चीज़ों को इतना आसान करके, मतलब अब जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें कि कोई एक टॉपिक जैसे वो बता रहे, जैसे महाराष्ट्र के बारे में अगर बता रहे हैं, तो कोई भी एक, जैसे महाराष्ट्र के परभनी वाले डिस्ट्रिक्ट में एशिया की पहली सोलार टेक्सटाइल मिल शुरू हुई है, तो वो साथ में आपको ये भी बता देंगे कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, सीएम ये हैं जो भी मतलब वो टाइम पे थे, और ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र में, मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है। फिर बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे वो क्यों था बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, जैसे अभी रिसेंटली ये लोनार लेक के लिए रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया था। फिर जैसे ही रामसर साइट का जैसे ही नाम आता है तो रामसर कन्वेंशन तुरंत ही आ जाता है, जो कि ईरान में है। तो ये सब चीज़ें उन्हीं की दी हुई हैं। तो जीके मैंने आंख बंद करके गौरव सर को हमेशा से फॉलो किया, तो वो उन्हीं के बदौलत जो भी है कि इतना अच्छा मतलब ठीक से हो पाया। जीके के अलावा इंग्लिश के लिए आप क्या करते थे? क्योंकि इंग्लिश में प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, मैं भी इंग्लिश में बहुत वीक था, फिर धीरे धीरे मैंने रीडिंग करके सुधारी अपनी इंग्लिश। तो इंग्लिश में अभी भी स्टूडेंट के साथ मैं ये देखता हूँ, मतलब जो भी क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं 50 to 70% स्टूडेंट का सवाल यही रहता है, सर इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही, क्या करना चाहिए? सर इंग्लिश बहुत मतलब ऐसे है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, चीज़ों को सिंपल रखने का ट्राई नहीं करते हैं। हालांकि मेरी इंग्लिश भी कुछ इतनी खास अच्छी नहीं है, या मतलब वो लेवल की नहीं है जैसे लोगों की होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आप भी इस प्रॉब्लम से, आपने भी क्योंकि एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते थे, तो आपने ही इस चीज़ के लिए सजेस्ट किया था कि रीडिंग करो उस चीज़ के लिए। तो पहले तो बस ऐसा था कि रीड करते थे, फिर आपने जब से आरसी वगैरह हमें कहा कि आरसी रीड करके उसको सॉल्व किया करो, उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी हमें। कि मतलब ऐसा है कि पहले तो एक बार 2 बार रीड किया, फिर हाँ जब चीज़ें थोड़ा वर्क करने लगी, अच्छा लगने लगा कि हाँ यार क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसा भी नहीं। मैं बता दूं, मेरे मॉक टेस्ट में माइनस में नंबर आते थे इंग्लिश में। फिर एक टाइम था कि 8-9 नंबर मतलब प्री के मॉक में आने लगे, फिर धीरे धीरे बढ़ के वो 15 हो गए, फिर और थोड़ा बढ़ के 20 तक पहुंचे, फिर अभी मतलब सबसे हाईएस्ट मेरे 26 मार्क्स आए हैं। तो ये सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप सिर्फ 2 ही चीज़ देखो, ग्रामर मुझे कुछ भी नहीं आता है, और जैसा कि आपने कहा था कि बिना ग्रामर के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो मुझे ग्रामर अभी रिसेंटली मुझे कुछ डाउट था जैसे एडवर्ब या एडजेक्टिव में, तो मुझे कुछ खास नहीं समझ में, मतलब मुझे मेरे फ्रेंड से पूछना पड़ता था कि मतलब ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके बता दो मुझे, तो मैं उसका क्वेश्चन बना लूँ। तो नई चीज़ें उतनी वर्क कर रही थी मेरे लिए अच्छे से। तो आप जैसे बताते थे कि न्यूज़पेपर रीड करो, तो न्यूज़पेपर रीड करने मतलब एक जब वो हैबिट बन जाती है ना, तो आपको वो काम किए बिना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे होने लगा। तो न्यूज़पेपर, फिर डेली न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा रीड किया, और फिर मैंने बुक्स वगैरह, जब जो लॉकडाउन का हमारे पास टाइम था, तो वो हम सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी एक तरह से, जैसे आप बताते थे हमें कि जो भी है अभी एग्ज़ाम्स जैसे आगे नहीं, थोड़ा लेट से होने वाले हैं, या जो भी लॉकडाउन लगा है, तो उसको आप अपने लिए यूज़ करो उस चीज़ को। तो मैंने भी उसी तरह से
कि हर एक एडवाइस मैंने वो टाइम पे फॉलो की, और मैंने नॉवेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि ऐसा है कि 200-300 पेजेस की जो नॉवेल्स होती हैं वो मैं 12-12 घंटे में एक बार जब बैठ गया, इंटरेस्ट इतना बढ़ गया था रीडिंग को लेके। तो मेरा एक ख्याल से यही है कि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग स्किल्स, मतलब आपकी जितनी अच्छी स्किल्स, आप जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ही, सिर्फ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में ही नहीं फ़ायदा मिलेगा उसका फ़ायदा आपको जीके में भी मिल जाएगा, उसका फ़ायदा आपको मैथ्स और रीजनिंग में भी मिल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में भी आप जैसे जानते हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जब क्वेश्चंस, जब मेंस लेवल का क्या है क्वेश्चंस का, सिर्फ ये है कि आपको लैंग्वेज वैसे बढ़ा के दे देता है। डीआई का भी यही है, आप हमें जब डीआई समझाते हो तो आप एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाला जो क्वेश्चन होता है वो आप बताते हो ना, उसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज इस तरह की दी होती है कि जो हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी रीडिंग उस लेवल की नहीं होती, हमने डेली नहीं किया रहता है। तो जीके और इंग्लिश के बाद अब हम बात करेंगे क्वांट की, क्योंकि क्वांट में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। रीजनिंग के बारे में आखिरी में बात करेंगे क्योंकि मेरा ही सब्जेक्ट है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो क्वांट में मैं सिर्फ डीआई पढ़ाता हूँ, और क्वांट के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की थी और कैसे इम्प्रूव किया? क्या आप मतलब पहले वीक थे? क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में स्टूडेंट्स को बताइएगा, जरूर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि जो शुरुआत से अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके शुरुआत में बहुत कम 2, 4, 8 नंबर आते हैं, तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सो देखिए, मैं हमेशा से एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, चाहे वो स्कूलिंग हो जाए, कॉलेज हो जाए, या फिर बैंकिंग ही क्यों ना हो जाए। तो क्वांट्स मेरा हमेशा से वीक सेक्शन रहा है, मतलब मुझे लिटरली, मतलब मुझे ऐसे, मैं आई वाज लाइक, मतलब हेट करता था मैं क्वांट को, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था। मुझे ऐसा लगता था कि पहले जैसे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता था ना एग्जाम्स में, मैं तब से एग्जाम दे रहा हूँ, मतलब 2020 का जैसे सेक्शनल टाइम नहीं होता था, तो मैं सोचता था कि मैं रीजनिंग 35 पूरे ले आऊँगा नंबर, इंग्लिश में 10-15 ले आऊँगा, और मैथ्स में जो भी थोड़ा बहुत बन पाए वो थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बहुत हमेशा ऐसे हो जाता था कि मैथ्स का कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाता था। तो फिर ऐसे लगा कि जब ये सेक्शनल टाइमिंग आ गया, तब आपने कहा कि अब तो सबको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि आप सिर्फ पहले रीजनिंग पढ़ाते थे। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि आप मतलब चीज़ें इतना सिंप्लीफाई करके बता देते हो, इतना सिंपल करके बता देते हो चीज़ों को, तो हमेशा से एक ऐसे, तो मैंने ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब आपको रिक्वेस्ट की इस चीज़ के लिए कि क्वांट्स प्लीज़, मतलब क्वांट्स के लिए भी आपको, और फिर आप एक टाइम तो ऐसे हो गया था कि रीजनिंग से ज़्यादा लोग आपको क्वांट्स के लिए फॉलो करने लगे थे, क्योंकि हम सब ने वो चीज़ मतलब नोटिस की है, मतलब उस चीज़ से हमने आपको देखा है कि क्वांट्स इतना एक्सट्रीम लेवल वाला, जब कोई चीज़ देखने में इतनी डरावनी, मतलब डीआई वगैरह जो रहते थे इतने डराव, आप उसको इतना सिंपल करके कर देते थे कि फिर उसमें धीरे धीरे आपकी वजह से ही, मतलब आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा था क्वांट्स का कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, और जब एक बार इंटरेस्ट किसी चीज़ में आ जाता है तो फिर हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो आप हमेशा पहले ये बताते थे कि जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो हमको जैसे 35 मार्क्स का पेपर है, प्री की बात कर रहा हूँ, तो पहले हमें ये करना है कि हम जो हाथ के मार्क्स होते हैं वो हमारे हाथ से ना जाएं। तो ये आप बताते थे कि जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ये हमको कोई नींद में से उठा के भी अगर सॉल्व करने को दे दे तो आपका हार्डली 10 to 20 सेकेंड्स में वो चीज़ हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। तो ये आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया था, इतना ज़्यादा हमको आपने उस चीज़ के लिए बताया था कि उस चीज़ को वैसे फॉलो करते गए, होते गया। फिर बाकी डीआई भी, आप डीआई में मैंने कभी किसी को डीआई के लिए फॉलो नहीं किया है, लेकिन आप इतना अच्छे से बताते थे ना डीआई, तो मैंने कहा चलो डीआई की भी क्लास, तो फिर जब डीआई की क्लासेस देखने लगे तो डीआई उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलने लगा। हालांकि मेरा आरआरबी पीओ में भी जीके और इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स थे, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन, जो कट ऑफ से मुझे 28 नंबर ऊपर मिले हैं, वो रीजनिंग और मैथ्स की वजह से ही मिले। तो मैथ्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपने जितने कुछ आपने मेंस लेवल के सारे कोर्स करवाए हैं, उसको एक बार अगर कोई देख ले, और एक बार में अगर नहीं भी होता है तो 2-3 बार देख लें तो मोर देन इनफ है। और अरिथमेटिक भी आपने पढ़ाया है, तो वो कैसे बोल सकता हूँ, जैसे अरिथमेटिक में आपने कुछ सिलेक्टेड, अभी तो आप सारा ही पढ़ा तो, लेकिन तब आपने बहुत सिलेक्टेड, क्योंकि आप खुद पहले पढ़ते थे हमारे लिए, फिर आप हमें पढ़ाते थे वो चीज़। तो जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन वाला हो गया, ट्रेन वाला तो क्या कहने, मतलब वो इतना सिंपल कर दिया था आपने, पहले वो सब चीज़ें बहुत डराती थी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। मेरी फ्रेंड है दिव्या सिंह, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की क्वांट में, हालांकि जब आप क्लास आप पढ़ा देते थे, अब जैसे होता है ना कि आपसे जब पूछना है डाउट वगैरह क्लास में सबके सामने, जैसे अभी कोई छोटा बच्चा है तो उसको ABCD पढ़ा चुके हैं, हाँ, तो
जब वो टीचर से क्वेश्चन करेगा तो किसी स्पेलिंग में उसको दिक्कत आ रही है वही कर पाएगा, वो ये नहीं पूछेगा ए के बाद ही क्यों बी आता है। तो वो वहाँ पे मेरी वो फ्रेंड हेल्प करती थी दिव्या, जो कि जिसको मैं मतलब एक फ्रेंड, मतलब हम लोग साथ में पढ़ते हैं ना, तो ये हो जाता है कि आपको अगर ए के बाद बी आ रहा है, क्यों आ रहा है, रीज़न नहीं पता है, ये चीज़ क्यों हो रही है ना, तो आप वो फ्रेंड से पूछ सकते हो। लेकिन आप वही चीज़ थोड़ा आप डरते हो मतलब टीचर से, हालांकि आपसे कोई डर नहीं रहता था, लेकिन आपके पास टाइम ही इतना तब लिमिटेड रहता था कि वो थोड़ा मुझे लगता था कि ये चीज़ सर से नहीं पूछनी चाहिए, आपस में ही इतना सॉल्व कर लेते थे। रीजनिंग का एक टॉपिक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो 50% रीजनिंग तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। और इसको बनाने के लिए एक जो अप्रोच मैं बताता हूं, अगर वो आपने फॉलो कर ली तो कोई ऐसा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है जो आपसे कभी ना बने। बैंक के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक टेक्निक जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से क्वेश्चंस को आपको स्किप करना चाहिए। एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी का होना जरूरी है। तो मैं आपको यह सिखा सकता हूं कि आप स्पीड को बरकरार रखते हुए अपनी एक्यूरेसी भी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। 0.25 से सिलेक्शन रुक जाने की जो फीलिंग होती है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन सिलेक्शन ना होने के बाद भी एक जुनून होना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी जुनून को लेकर मैं आगे बढ़ता चला गया, अपनी गलतियों से कुछ सीखता गया और उन्हीं गलतियों को इम्प्रूव करते हुए जब 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे काफ़ी सारे पेपर क्लियर हुए, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ, इंडियन बैंक पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईडीबीआई पीओ। मैं हूं अंकुश लांबा, मैं पढ़ाता हूं मैथ्स और रीजनिंग बैंक एग्जाम के लिए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और मुझे वहां फॉलो करें। तो राहुल, यहाँ पर एक चीज़, जैसे कि आपने कहा कि अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि अर्थमेटिक में हमेशा डीआई के फॉर्म में ही पढ़ाता था, बट अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स के ये सवाल आते रहते हैं कि अर्थमेटिक को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो इसमें आपने कैसे इम्प्रूव किया अर्थमेटिक को, और मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने अर्थमेटिक पोर्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जैसा है कि अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है या कोई जिसको सीखना है, अरिथमेटिक का टॉपिक क्लियर करना है या अरिथमेटिक के कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो सबसे पहले ऐसा है कि जैसा आप पढ़ाते हो डीआई को लेके अरिथमेटिक, तो वो जब एक बार आपने समझा दिया तो अगर आप उसको वापस, जैसे मैथ्स को भी रिवीजन की ज़रूरत लगती है, हम सिर्फ सोचते हैं कि जीके पढ़ लिया, रीजनिंग वैसे प्रैक्टिस कर लिया, और मैथ्स आप अगर ऐसा है कि आपने एक दिन बनाया और 2 दिन बाद अगर आप वही कंसेप्ट 2 दिन आपने नहीं बनाया, 2 दिन बाद अगर आप वो कंसेप्ट देखते हो तो आप भूल जाते हो कंसेप्ट को। तो आप उसमें ऐसा है, कोई आपको शॉर्टकट नहीं बता सकता है, आप खुद से शॉर्टकट बना सकते हो उसमें। तो उसका यही है कि जैसे अब आपकी जैसे क्लास हो जाती थी तो उसके बाद मैं वही डीआई को उसी दिन या नेक्स्ट डे जैसे टाइम अलाउ करता था, मैं वही चीज़ वापस ट्राई करता था और एग्जाम के टाइम में फिर से वो चीज़ को ट्राई करता था। तो इससे ये रहता था कि जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ना, तो आपकी वॉइस ऐसे कान में गूंजती थी कि ये देखो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे करना है, यहाँ पे इसने इस तरह से क्वेश्चन फंसा के दिया है। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती थी जब आप उसको वापस प्रैक्टिस करते हो। एक बार तो आपने सीख लिया, लेकिन उसके 2-3 बार जो आप लिमिटेड चीज़ें सीखो, ऐसा नहीं है कि सारा सीख लो, सारा मतलब बहुत कम। अब जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें सीखी थी मैथ्स में, क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा एक साथ, मतलब बोलते हैं ना, आप जैसे बताते थे एक साथ एक ही दिन में सारा खाना नहीं खा सकते। तो वो चीज़ थी कि जितना पढ़ता था तो उसको रिवाइज ज़रूर करता था मैं। और मैंने यहाँ ये चीज़ एक की थी मैथ्स में, कैलकुलेशन जैसा आप कहते थे स्पीड बढ़ाने के लिए, तो मैंने मतलब एक थोड़ा सा उस चीज़ को, मुझे बचपन से ही ऐसे फील होता था कि मुझे टेबल्स बहुत सारे आने चाहिए, क्योंकि मुझे 8-9 तक ही आते थे जब तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। उसके बाद मैंने 50 तक टेबल्स कर लिए थे। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैंने कर ली थी, तो उससे हमेशा एज मिलता था मुझे। जैसे मुझे कोई भी 27 जब पूछ ले तो मैं इंस्टेंट आंसर करूंगा कि 189 होता है, तो उसमें मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती थी। अब जैसे कोई भी पूछ ले 24 तो कोई जल्दी नहीं आंसर कर पाएगा, लेकिन वो जिसने पढ़ रखा है तो आपको तुरंत कहेगा कि 192 होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं जब बड़े बड़े कैलकुलेशन, प्री तो आप कर लोगे, प्री का आप
लिमिटेड चीज़ें करके मतलब वैसे आपकी कैलकुलेशन स्पीड इसी वजह से तेज होगी जैसे आप टेबल्स वगैरह लर्न करते हो, आपको क्यूब्स वगैरह अच्छे से आने चाहिए। मुझे 30 तक मैंने क्यूब्स किए थे, 100 तक आपने बताया था उतने मैंने स्क्वायर्स किए थे, और बाकी जितनी चीज़ें आपने जिस तरह से बताई थी मैथ्स के लिए, जैसे क्लास के बाद उस चीज़ को रिवाइज करना हो गया, तो वो सब चीज़ें की थी। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिन में कोई बिलीव नहीं करेगा, मैंने 8 से लेके 10 मॉक टेस्ट दिए हैं एक दिन में। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पीड मुझे ऐसा लगता था कि उस वजह से ही, तो मुझे मतलब वो चीज़ के लिए लगता था, तो मेरा मैथ्स में मतलब स्पीड उसी वजह से आया है कि इतने ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब मॉक टेस्ट मुझे एग्ज़ाम में जाके बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं एग्ज़ाम देने आया, ऐसे लग रहा था कि हाँ बस घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट से एक चीज़ याद आई, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए। तो जैसे कि आप बता रहे कि एक दिन में आपने बहुत बहुत मॉक टेस्ट दिए, तो आप दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि कितने मॉक उनको देने चाहिए, वीक में या दिन में? मेंस के कितने, प्री के कितने? जब मैं जैसे कर रहा था, क्यों मैं और कहीं से नहीं, आप जैसे बताते थे कि सिर्फ आपके पास कंटेंट इतना सारा है ना कि आपको नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि कहाँ से प्रैक्टिस करें ये वो, फिर बैठे रहते हैं, पता नहीं क्यों बैठना रहता है उन्हें, कि मतलब रुके रहेंगे कि कहीं से कंटेंट मिल जाए, सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ जमा करते रहते हैं। आपने कहा था पीडीएफ सिर्फ जमा, पीडीएफ आप सॉल्व कर लो तुरंत, ठीक है, नहीं तो बस वो पड़ी रह जाती है। तो ये मेरे साथ भी होता था, तो मैंने जितने भी पीडीएफ वगैरह वो सबसे सॉल्व करना मैंने लिटरली बंद कर दिया था। क्लासेस में जो आप बताते थे वो पीडीएफ में सेव कर लेता था, और उसी दिन या 1-2 दिन में उसको जैसे भी है वापस से रिवाइज कर लेना है, ताकि वो कंसेप्ट हमेशा आप उस पर आपकी पकड़ रहे। और मॉक टेस्ट से अच्छा कोई सोर्स नहीं हो सकता आपके प्रैक्टिस के लिए। तो बाकी सब जो भी जितना भी प्रैक्टिस किया है ना, तो मैं पहले मॉक टेस्ट दे देता था, और मैं पहले तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करूं तो मॉक टेस्ट में गलतियां बहुत होती थी। तो आप बताते थे कि एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। लेकिन मैं स्टार्टिंग में थोड़ा गलती करने लगा था, मैं स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी सब बिगाड़ देता था, तो फिर एनालिसिस के टाइम बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ 8 से 10 मॉक टेस्ट मैंने एक दिन में दिए हैं, तो वो इस वजह से होता था कि मैं बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट करता था, कि ऐसा नहीं कि मतलब मॉक टेस्ट दिया और फिर तुरंत वो, तो जो कुछ नहीं बन पाता था ना, तो वो एटलीस्ट ऐसे रहता था कि वो चीज़ मेरी गलत नहीं हुई है, तो वो मैं उसको बाद में सॉल्व कर लेता था। जब मैं प्रैक्टिस करने जब बैठा हूँ किसी चीज़ की, तब मैं उसको मॉक टेस्ट को ही मैं प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ करता था। तो मुझे यहाँ वहाँ कंटेंट जमा करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ये सब चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती थी। एकदम एग्जाम लेवल के उसमें क्वेश्चंस होते थे, तो वहीं से हो जाती थी वो चीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए तो वैसे मतलब मुझे पता ही है कि आपने फॉलो किया था, काफ़ी अच्छे से आपने बताया भी था, लेकिन फिर भी एक बार स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए कि रीजनिंग के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो पजल में बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको महसूस हो रही है अभी, खासकर लॉकडाउन के बाद से मैं ये चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं पजल में बहुत ज़्यादा वो वीक हैं, या फिर उनसे पजल जल्दी सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो पजल को इम्प्रूव कैसे करें, आप अपने तरीके से बताइए कि कैसे आपने पजल को इम्प्रूव किया था। सर मैंने आपको तब से फॉलो करना स्टार्ट किया, मतलब तब से देख रहा हूँ, जब से आप वो ऐसे वो नहीं वुडन वो ब्लॉक होता था उस पर आप वैसे खड़े रह के पूरा टाइम पजल पढ़ाते थे, तो तब से। तो चीज़ ये है कि आप जब पजल कर रहे हो तो उसको पहले टाइम दो, उसको एक ही बार में नहीं, आपको पहले थोड़ा थोड़ा चीज़ करके, आप जैसे बताते हो कंडीशन नोट करना हो गया, फिर चाहे वो प्री की पजल क्यों ना हो, वो बहुत 2 लाइन की पजल क्यों ना हो, आपने हमेशा कहा है कि मतलब चीज़ों को नोट करना चाहिए, और उससे हमेशा फ़ायदा ये रहता है कि आपको दूसरी बार क्वेश्चन नहीं रीड करना पड़ेगा। आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो, 1 मिनट का क्वेश्चन है, आप उसको 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड दे दो, लेकिन थोड़ा आराम से रीड करने से वो 10-20 सेकेंड अगर आप उस पर थोड़ा ज़्यादा खर्च कर देते हो ना, तो आपका 3-4 मिनट आगे के बचा लेते हैं। तो ये प्री के लिए हो गया कि आप कंडीशन बहुत, प्री और मेंस दोनों के लिए ही, मतलब कि आप ध्यान से रीड कर रहे हो और कंडीशन नोट कर रहे हो ना, तो उससे ये हो जाता है कि आपके माइंड में वो चीज़ फीड होने लगती है। जब आप कंडीशन वैसे ड्रॉ करते हो, जिस तरह से आप बताते हो कि उसको सर्कल कर लिया, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वहाँ पे ऐसे कर लिया, तो कंडीशन नोट करने से ये हो जाता है कि चीज़ें एक तो आप लिखते जा रहे हो, आपके लिए वो डेटा निकलते जा रहा है, तो आपको वापस क्वेश्चन नहीं रीड करना है, और दूसरा ये हो जाता है कि चीज़ें माइंड में फीड होते जा रही हैं। तो जब आप बनाने लगते हो ना, तो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं लेने लगती है, तो वहाँ जो आपने 10 सेकंड या 20 सेकंड एक्स्ट्रा स्पेंड किए हैं, तो वो यहाँ पे आपका 2 से 3 मिनट पूरा पूरा बचा लेती है, और यही चीज़ आपको एज दे देती है एग्जाम में, कि जैसे कम
टाइम में आपने और ज़्यादा क्वेश्चन, तो इसीलिए पॉसिबल हो पाता था। और मेरे लिए भी, हालांकि मैंने 35 में से 35 या 40 आउट ऑफ 40 जैसे आरआरबी के प्री वगैरह उसमें वैसे पूरे नहीं लाए हैं, लेकिन हाँ ये होता था कि मेरे 17-18 मिनट्स में पेपर हमेशा पूरा हो जाता था जब से मैंने आपको फॉलो किया है। चलो, तो बहुत बढ़िया। रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जो मुझे मतलब स्टूडेंट से हमेशा अक्सर मतलब मैं पूछना चाहता हूँ हर स्टूडेंट से कि एक टॉपिक होता है मेंस का जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग। तो कभी मतलब आपको मन हुआ ये चीज़ कि मुझे वो करना चाहिए? कभी नहीं, मतलब ऐसे मैंने उसको कभी एक्स्ट्रा टाइम या सेपरेट टाइम मैंने कभी नहीं ऐसे सोचा कि ये टॉपिक, हालांकि बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट होता है, लोग पता नहीं क्यों उसको लेके टेंशन लेने लगते हैं। अरे मेंस का पजल है वो तो कर लो, क्योंकि वो तो आना ही आना है एग्जाम में। अब एनालिटिकल रीजनिंग मतलब मुझे नहीं पता कि कितने मार्क्स की एग्जैक्टली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क, लेकिन मेंस के पजल तो आने ही हैं एग्जाम में। तो जो चीज़ ज़्यादा वेटेज रख रही है हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और रही बात एनालिटिकल रीजनिंग की, तो वो आप मॉक जैसे मेंस के देते हो तो उसमें रहता ही है और उसमें आप अटेम्प्ट करते ही हो, तो वो आपको कोई आके, वो तो लॉजिकल क्वेश्चन है, वो आपको लॉजिक कोई नहीं आपके दिमाग में ऐसे देके जाएगा कि ये टाइम पे ये सिचुएशन है तो आपको इसी तरह से, क्या पता हम लोग का सोचने का पर्सपेक्टिव वो टाइम पे अलग हो और जो क्वेश्चन जिसने फॉर्म किया है या जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो अलग पर्सपेक्टिव में हमसे पूछ रहा हो या कुछ अलग चाह रहा हो हमसे, तो उसमें एक्यूरेसी बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि क्वेश्चंस, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो तो थोड़ा बहुत मतलब उसमें कर सकते हैं। हालांकि मैंने तो ऐसे कभी उसे बहुत ही कम एग्जाम में उसे बनाया है, मैं थोड़ा बाकी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम दे देता था। इंटरव्यू के लिए अपना एक्सपीरियंस आप बताइए। आरआरबी पीयू का इंटरव्यू जब हुआ था तो कैसा आप फील किए और कैसे आपने इंटरव्यू दिया था, क्या क्वेश्चंस थे? हाँ सर, इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ा वाला थैंक यू, मेरी एक फ्रेंड है शालिनी जी जो कि कपिल सर की सबसे फेवरेट स्टूडेंट हैं, और कपिल सर को भी मैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अभी रिसेंटली 5 क्लासेस ली थी एक ही दिन में, मुझे लग रहा है शायद 3 से 4 क्लासेस उन्होंने लिए थे, और बहुत इतना अच्छे से, इतनी अच्छी अप्रोच, क्योंकि सर कपिल सर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर एकदम बोलते हैं ना कंप्लीट पैकेज के लिए जाने जाते हैं कि कोई उनका लेवल मैच नहीं कर सकता जब बात उनके जीके पढ़ाने की आती हो। और बैंकिंग अवेयरनेस जो है, मैंने कपिल सर से बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने जो उनके फ्री वीडियोस में और बहुत सारी जगह सर ने इतनी बार बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा दिया है कि लिटरली वो एक टाइप से मतलब ऐसा था कि जैसे बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब जैसे ही कहीं भी नाम सुनो या रीड करो तो तुरंत कपिल सर ध्यान में आते थे। और उनकी वो जो 5 क्लासेस थी इंटरव्यू के लिए, कैसे जाना है आपको, कैसे ग्रेड करना है, कैसे डोर ओपन करना है, इंटरव्यू को बैक नहीं दिखाना है, इतनी माइन्यूट चीज़ें, तो वो तो सिर्फ कपिल सर ही बता सकते हैं कि मतलब, और मैंने कुछ भी नहीं किया था इंटरव्यू में, मैंने सिर्फ कपिल सर की क्लासेस देखी थी और मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ वहाँ का थोड़ा अपने स्टेट के बारे में पढ़ाई की थी जो कि सर ने बताया था, और इंट्रोडक्शन सर ने सारा कुछ बता दिया था मुझे। कोई अगर वो क्लासेस देख ले तो ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा, तो उसके लिए कपिल सर को बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि हर एक चीज़ उन्होंने कवर कर दी थी। जो हमारे डाउट्स रहते थे सर का सिर्फ ऐसा था कि आप लोग सिर्फ आओ क्लास में और सिर्फ बैठो, ज़्यादा कुछ क्वेरी नहीं करना है। तो सर एक एक करके जो हमारे मन में डाउट्स होते थे सर ने सारे क्लियर कर दिए थे, और पहले तो बहुत नर्वस था कि अब इंटरव्यू अब कैसे करेंगे, तो उन्होंने चीज़ें इतनी सॉर्टेड वे में इतनी सिंपल कर दी थी कि अपने आप वो चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो इंटरव्यू भी ठीक ठाक हो ही गया। अच्छा, ये जैसे कि अभी आपने आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर किया, तो इससे पहले काफ़ी सारे मतलब एग्जाम्स ऐसे भी हुए होंगे मेंस वगैरह जो क्लियर नहीं हुए होंगे, कुछ 2-4 नंबर से 5 नंबर से, तो डीमोटिवेट हो गए होंगे। तो मतलब कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि मुझे फिर से अगली बार पेपर की तैयारी, क्योंकि 1 साल बैठकर फिर से उसी एग्जाम की तैयारी करना, बार बार वही चीज़ें पढ़ना, तो इस चीज़ के लिए कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया? सर ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि खुद को वापस उसी ट्रैक पे, जैसे आपने तैयारी कर ली है तो आपको लगने लगता है, एक फीलिंग अंदर से आने लगती है। आप अगर अच्छा परफॉर्म करके आए हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो। जैसे इस बार में था कि आरआरबी क्लर्क के टाइम पे मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, कि मुझे लग रहा था कि मैंने नहीं एक्यूरेसी ठीक रखी है। और मेंस के टाइम तो पिछले बहुत सारे, यही आरआरबी पीओ मेंस 2019 का मेरा 0.75 से मेंस का ये रुक गया था, रीजनिंग का सेक्शनल, तो इतना बुरा लगा था तभी। लेकिन उसको नेगेटिव वे में नहीं लेते हुए आपने कहा था मुझे कि अगर आपका 0.75 से, तो ये कोई रीज़न नहीं होता है मेरा 0.75 से रुक गया, मेरा तो 1 मार्क से रुक गया। आप कहते थे कि उस चीज़ को अपने मोटिवेशन में, मतलब अब इस तरह से मेहनत करनी है,
कि कट ऑफ से मतलब 10-15 नहीं, सीधे इतने ज़्यादा नंबर लाओ कि कोई आपको पीछे ना छोड़ सके। आप हमेशा ये चीज़ बताते थे हमें कि इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि कोई आपको पीछे, हाँ, कभी दूसरों को पीछे छोड़ने का मत सोचो, हाँ, अपने आप को इस जगह पर लेकर जाओ कि कोई दूसरा आपको पीछे ना छोड़ पाए, कोई दूसरा आपको पीछे ना छोड़ पाए। तो वो सब चीज़ लिटरली कानों में ऐसे मतलब एक पूरी बॉडी को गूज बम्स आता था। आप फिर इतने सारे ऑडियो मैसेज हमें देते थे, और मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन अंदर से आता है, कोई आपको थोड़ी देर के लिए ही मोटिवेट कर सकता है। फिर पेरेंट्स को देखते थे तो पेरेंट्स इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और फिर देखते थे ना कि स्टार्ट क्यों किया है आपने, जब डीमोटिवेट ही होना है तो वो तो टाइम, डीमोटिवेशन एक थोड़े टाइम के लिए रहता है, जिस दिन रिजल्ट आया। तो मैं भी मानता हूँ कि कोई मशीन नहीं होता है, इमोशन सबके पास होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप उस दिन जो भी है थोड़ा देर, वो टाइम आप पढ़ाई का मत सोचो, वो टाइम पे आप थोड़ा कहीं बाहर निकल जाओ। ज़्यादा टाइम मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा फ्रैंक, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड शेयर करता हूँ। तो मैं ज़्यादा करके मम्मी के पास ही बैठता था, मैं अपने भाई से बात करता था, और मैं 1-2 दिन मतलब थोड़ा रिलैक्स रखता था, मतलब नहीं पढ़ाई करता था, मैं फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करता था। तो फैमिली से अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। आप उनके साथ बैठो, चीज़ें शेयर करो। आप जब चीज़ें शेयर करते हो तो आपके अंदर जो एक गिल्ट या जो भी अंदर से बहुत सारे मतलब ऐसे रहता है ना, मन भर जाता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वो, कि थोड़े के लिए रह गया या मेंस नहीं निकला मेरा, ऐसे बुरा तो सभी को लगता है। तो वो चीज़ें आप जब शेयर करोगे, अपने अंदर से बाहर निकाल दोगे, तो फिर से आप अच्छी चीज़ें इनटेक करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो फिर वापस इसी तरह से खुद को हमेशा बैक करता था। घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं होता था कि अब तुमको ये बार सिलेक्शन लेना ही है, ये हो जाएगा नहीं तो ऐसे हो जाएगा। वो लोग पूरा प्रॉपर सपोर्ट देते थे। फिर आप सब इतने अच्छे एजुकेटर्स हो, हमें हमेशा बैक करते थे, और हमेशा हर जगह आप पॉजिटिविटी, आप एनवायरनमेंट बना के रखो। तो ऐसा डीमोटिवेशन, फिर एक टाइम बाद तो ऐसे था कि कुछ नहीं लगता था कि अगर ठीक है नहीं हुआ ना, तो इस वाले में मेरा SBI क्लर्क में भी नहीं हुआ था, तो ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैंने उतनी अच्छी मेहनत नहीं की होगी। लेकिन उसके बाद से मैंने हर एक चीज़ जो भी मेरी पढ़ाई के बीच में आ रहा था, मैंने हर वो चीज़ को साइड में कर दिया। यहाँ तक कि मेरे भाई की शादी थी, मेरे एक ही बड़ा भाई है मेरा, तो उनकी शादी थी, तो मैंने वो तक स्किप कर दी थी, मैं वहाँ पे भी नहीं गया था, और मैं सिर्फ पढ़ता था वो टाइम पे। मतलब वो जो आपके पढ़ाई के बीच में आ रहा है ना, ने हम लोग जैसे घूम लेते हैं यहाँ वहाँ, और फिर कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो चीज़ नहीं चलती है। अगर आपको फिर सिलेक्शन सच में चाहिए ही, और फिर ऐसा भी है कि डीमोटिवेशन बहुत एक वो ख़राब फेज़ होता है आपके लिए, कि मतलब बहुत बुरा लगता है, वापस खुद को खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पूरा टाइम अगर आप फोकस तरीके से रहो और हमेशा अच्छे चीज़ों के बारे में सोचो कि नहीं हुआ है तो चलो ये यहाँ पे अब फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली आप एक कंटिन्यूटी बना के रखते हो, जैसे अच्छी कंसिस्टेंसी रख रहे हो ना, तो अपने आप वो सब एंजाइटी वगैरह आपकी चली जाती है, और डीमोटिवेशन एक तरह से चेंज होने लगता है आपके मोटिवेशन में, और आपको अच्छा लगने लगता है, अरे वाह मैंने तो आज ये इतने टाइम में कर लिया, कल और कम टाइम में। और जैसा आप बताते थे कि आप तो लिटरली जैसे गेम खेल रहे हो उस तरह से आप मॉक टेस्ट देते थे, उस तरह से एंजॉय करते थे, तो मैं भी उसी तरह से चीज़ों को हैंडल करने का ट्राई करता था। वो सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रही हैं मेरे लिए। एक चीज़ राहुल बहुत अच्छी लगी कि जैसा आपने अभी बोला, अच्छी लगी मतलब क्योंकि मैं उस चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था 2017 में, तब उस समय मेरी सिस्टर की शादी थी, और 25 को शादी थी, और जस्ट 1 या 2 दिन बाद मेरा पेपर था, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन कोशिश मेरी यही रहती थी, दिन भर काम करने के बाद चाहे मैं रात को 2 घंटे 3 घंटे ही क्यों ना सोऊं, मैं कोशिश करता था कि मैं अपनी पूरी पढ़ाई करूं अच्छे से। तो ये चीज़ हमको इसका फल ज़रूर मिलता है, जैसा कि आपको भी मिला है। और ये मुझे कहीं ना कहीं उस समय ये चीज़ फील हुई थी अंदर से कि जब हम अपना पूरा 100% डेडिकेशन दिखाते हैं, तो फिर चाहे हम पढ़ाई 8 घंटे कर रहे हो चाहे 4 घंटे कर रहे हो, सिलेक्शन ज़रूर हो जाता है। तो इस शुरुआत में जैसा कि राहुल ने एक लाइन बताई थी मोटिवेशन के लिए, जो मैं कहा करता था, तो मैं आप सभी को भी वो लाइन एक बार फिर से कहना चाहूँगा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस अपनी मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, एक तजुर्बा तो नया होगा। तो दोस्तों, अपने तजुर्बे पर ध्यान दीजिए, अपने एक्सपीरियंस पर। ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए हैं या 2 नंबर से रुक गए, 1 नंबर से रुक गए, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिला है एग्जाम में। उस एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम अपनी गलतियों को सुधार कर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो राहुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग, आपने पढ़ाई की है, काफ़ी क्लासेस वगैरह फॉलो की है मेरी और भी टीचर्स की, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग में और ऑफलाइन कोचिंग में क्या डिफरेंस लगता है?
सो मेरे हिसाब से अब आजकल का मतलब जो लेवल है कंपटीशन का, तो उसमें आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते हो कि आप पहले ऑफलाइन कोचिंग के लिए जा रहे हो, फिर वहाँ पे चीज़ें ऐसे हो जाती है। मैं दोनों चीज़ आपको मतलब बताऊंगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए। तो ये हो जाता है कि बहुत मुझे ऐसे फील होता है कि ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है आज के कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ वहाँ आने जाने में, और वहाँ पे मतलब जो पेस आपका, आप जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप घर पे रहते ही पढ़ लिए और फिर तुरंत आप अपना दूसरा प्रैक्टिस करने लगे, या छोटा मोटा जो भी आपको घर का काम है वो आपने कर लिया। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा है कि आपको एक रूटीन, अब ऑफलाइन हो जाता है कि ऐसे कि एक टाइम पे फिक्स है तो वो आपको वापस नहीं पढ़ाएंगे। जो एक बार जो चीज़ें उन्होंने सिखा दी तो सिखा दी, उसके बाद आपको वो चीज़ रिपीट नहीं होने वाली है। ऑनलाइन में ये फ़ायदा रहता है कि आप किसी रीज़न से, क्योंकि हर किसी के पास कभी ना कभी ऐसे रीजंस आते हैं, अनअवॉइडेबल रीजंस होते ही हैं कि आप नहीं वो चीज़ को कर पाओगे वो टाइम पे। तो ऑनलाइन आपको ये एक अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि आप अगर वहाँ पे तब नहीं देख पा रहे तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म हो, तो वो एक एज सबसे बड़ा मिल जाता है। और दूसरा थोड़ा ऐसे है कि घर पे ही रहते पढ़ लिए तो हमेशा आप एक पढ़ाई के एनवायरनमेंट में रहते हो। नहीं तो ऑफलाइन कोचिंग में गए जैसे, तो कभी कोई कह रहा है कि चलो आज यहाँ चलते हैं, चलो आज चाय पीने चलते हैं, चलो आज ये मूवी लगी है, मूवी देख लेंगे, पढ़ाई तो हो जाएगी बाद में, आज का दिन एंजॉय कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते रोज़ हमको पता नहीं चलता है और टाइम निकल जाता है। क्योंकि हर किसी ने ये चीज़, मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग की है, मुझे जाने आने में, मैं हालांकि ऐसे कहता हूँ मतलब मुंबई से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, 100 किलोमीटर्स दूर, तो मैं डेली 100 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता था मुंबई, मतलब पालघर से बोरीवली में जाता था अपना ऑफलाइन कोचिंग के लिए। रोज़ सुबह 5 बजे की ट्रेन से कोचिंग के लिए जाओ और वहाँ 2 घंटे की कोचिंग अटेंड करो, फिर 11-12 बजे घर पे आता था। तो सिर्फ 2 घंटे की कोचिंग के लिए मुझे 6 से 7 घंटे अपने इन्वेस्ट करने पड़ते थे। और वहीं ऑनलाइन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कहीं पे कुछ भी नहीं सोचना है, बस मेरे पास नेट कनेक्शन अच्छा है तो लकीली सब चीज़ अच्छी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा। और आप जो भी है, जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि आप ऑफलाइन में थोड़ा हिचकते हो, थोड़ा अच्छे से डाउट पूछने में आपको थोड़ा मे भी ऐसा हो कि क्या पता अभी डांट पड़ जाए, या क्लास में सब लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं। तो वो एक मैं फील करता था, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग कर रखी है। वहाँ पे बस ऐसा है कि आपने कमेंट कर दिया तो आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई कुछ नहीं, सर ने देख लिया कमेंट, वो आपको डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तो ये फ़ायदा होता है। तो राहुल, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी कोविड के सर्कमस्टेंसेस में कुछ 6 महीने का लॉकडाउन जो था, 6 महीने तक सारे ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए थे, ऑनलाइन ही था सब कुछ। तो ऑनलाइन आप पढ़ रहे थे और पहले भी वैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे, बट कोविड के पहले सिचुएशन कैसी आपको लगती थी पढ़ाई में अपनी, और कोविड के बाद आपको क्या इंप्रूवमेंट दिखा? सो मैंने जैसे ऑफलाइन कोचिंग आपको बताया, मैंने सिर्फ 2016 में 45 डेज़ का ही वो कोर्स था, तो उतने टाइम के लिए ही किया था। तो जैसे अब ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गई हमारे पास, जो पैंडेमिक आ गया, तो इसमें ऐसा था कि अब देखो आप चाह के भी कहीं बाहर नहीं निकल सकते हो, लेकिन ऑनलाइन का यही फ़ायदा था कि आप घर रहते प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी दुनिया के लिए ये एक पैंडेमिक था, लेकिन जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैंने भी उस चीज़ को अच्छे से, हालांकि उतना अच्छे से नहीं, बट हाँ यूटिलाइज, क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो रहे, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है चीज़ें। लेकिन आप हमेशा ये कहते रहते थे कि आप पढ़ते रहो, अचानक नोटिफिकेशन आएगा और इतनी चीज़ें, ये बार में मतलब इतनी चीज़ें फटाफट, इतना फास्ट हुआ है सब कुछ कि ज़रा भी टाइम नहीं मिला। जैसे मैंने भी 28 फेब को मैंने क्लर्क मेंस दिया और मेरा फर्स्ट को ही इंटरव्यू था, तो बहुत ये हेक्टिक था, मतलब इतना फास्ट, मतलब उनको आप वेट नहीं कर सकते कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो भी है पढ़ाई स्टार्ट तब करेंगे, तो वो नहीं। तो ऑनलाइन से यही होता था कि आप घर में हो, आप अपने घर वालों के सामने हो, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोविड के टाइम पे यही था कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकी थी, और जो भी ऑफलाइन कोचिंग करते थे या जो कुछ ऐसे था, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर मतलब एक बन गया था कि थोड़ा ऐसे स्ट्रेस हो ही जाता है। जैसे आपको, बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि ऑफलाइन ही पढ़ने से समझ में आता है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। और वही जो ऑनलाइन, जैसे मेरी तरह कुछ लोग थे जो मतलब बहुत सारे लोग कुछ किया, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत मतलब उनको एज प्रोवाइड किया इस चीज़ ने कि अच्छे से हो गया, बहुत तैयारी वगैरह जो भी है बहुत सॉर्टेड वे में और बहुत अच्छे से तैयारी हो गई। तो राहुल, अब मैं आपसे थोड़ा सा फैमिली के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी पढ़ाई की बातें हो गई इतनी देर से। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, और मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कितने मेंबर्स हैं, क्या करते हैं?
सर मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में भी जो सबसे नया डिस्ट्रिक्ट अभी बना है पालघर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हालांकि वो भी थोड़ा गलत रीजंस की वजह से न्यूज़ में था, बट मैंने अपना स्कूलिंग ग्रेजुएशन वगैरह सारा कुछ पालघर से ही किया है। और बैकग्राउंड की जैसे बात करें तो पापा का बिजनेस भी था और पापा और भी और जॉब्स करते थे हमारे लिए। हर चीज़ में सपोर्ट हर तरह से, मतलब जैसे भी उनसे जितना जो कुछ बन पाया उन्होंने उससे ज़्यादा ही हमें करके दिया। तो मम्मी तो एज यूजुअल हाउस मेकर थी हैं मतलब, और भाई मेरा बैंक में जॉब करता है। और लकीली मुझे भाभी जी भी ऐसी मिली हैं जो बैंक में जॉब करती हैं और मेरी जॉब भी बैंक में ही लग गई है। तो बोल सकते हैं कि मतलब बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। श्योर। रैपिड फायर राउंड है, इसमें आपको आंसर देना है, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आंसर आए आपको वही देना। तो पहला सवाल है कि लॉकडाउन में आपने कोई एक नई हॉबी बनाई क्या अपनी? रीडिंग की हॉबी। रीडिंग की हॉबी। मैंने बहुत सारी नॉवेल्स, बहुत ज़्यादा मैंने इनफैक्ट 5 से 6 नॉवेल्स लिटरली। तब ऐसे था कि थोड़ा माइंडसेट पढ़ाई से हट रहा था, तो मैंने कुछ 1 या 2 हफ्ते में 5-6 नॉवेल्स रीड कर दी थी। लेकिन उसके बाद पढ़ाई पे वापस जंप इन करना था, तो फिर मैंने वापस फिर ज़्यादा रीडिंग नहीं की। हालांकि अब मैं वापस वही चीज़, वो एक हॉबी बन गई बहुत ज़्यादा अच्छी। सुबह न्यूज़पेपर नहीं मिले तो बहुत, अब ऐसे होता है कि दिन नहीं कंप्लीट होता है, तो रीडिंग एक बहुत अच्छी हॉबी डेवलप हुई। अगर आपको पास्ट में जाके किसी के साथ कॉफ़ी पीने का मौका मिले तो किसके साथ पीना चाहेंगे? तो फिर ऐसे मैं आपके साथ। बस मजाक कर रहा था यार। एक ऐसा टैलेंट जो आप चाहते हैं कि आपके अंदर हो? मुझे अपने भाई की तरह बनना है। मतलब थिंकिंग पावर मेरी उसकी तरह होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को एनालाइज करने की। हालांकि मुझे बात वगैरह करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मुझे उससे वो सीखना है, बाहर रहना कैसे होता है। कुकिंग मेरे भाई को बहुत अच्छी आती है, आपको भी कुकिंग बहुत अच्छी आती है, और मुझे बिल्कुल नहीं आती है। मुझे कोई चाय बनाने को कह दे तो आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल नहीं आता है। चलिए, तो अब मैं एक चीज़ ये आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो जिन्होंने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया हो, और अगर आप उनको टैग करना चाहते हैं कि वो कैमोमाइल टीम में आए हमारे साथ, तो आप बिल्कुल उनका नाम ले सकते हैं और उनको टैग कर सकते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है जो, मतलब हम लोग ऐसे टेलीग्राम पे आपकी क्लासेस देखते हुए हम लोग की ऐसे मतलब जो भी है बातचीत हुई थी, तो हम लोग बेसिकली बहुत एकदम पढ़ाई ओरिएंटेड ही हम लोग का जो भी है हमेशा फोकस रहता था। तो इंटरव्यू की तैयारी मैंने उनके साथ की थी, तो उनका तो दोनों क्लियर हुआ है, आरआरबी पीओ और क्लर्क। मेरा सिर्फ आरआरबी पीओ हुआ है। तो इंटरव्यू हम दोनों ने साथ में तैयार किया था, तो उनका बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ है। तो अलविया खान जो मेरी फ्रेंड हैं, कन्नौज से बिलोंग करती हैं, यूपी से, उनको मैं नॉमिनेट करना चाहूँगा। तो अलविया, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप यहाँ पर कैमोमाइल टीम में आकर अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगी। तो राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी स्टोरी जानकर। तो आपके लिए हमारी कैमोमाइल टीम की तरफ से एक गिफ्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। तो राहुल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का CTWT का? सर बहुत अच्छा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब पूरा दिन बना दिया। मेरे घर से यहाँ तक आने तक हर कुछ इतना अच्छे से चीज़ें अरेंज करके, इतनी प्रॉपर चीज़ें मैंने आज तक नहीं देखी थी। मतलब ज़्यादा बाहर निकले ही नहीं थे, तैयारी ही कर रहे थे, तो आज इतना कुछ अच्छा सब, इतना कुछ मिला है ना कि बहुत ज़्यादा। सिलेक्शन के बाद अगर कोई सेकंड चीज़ मतलब है जो बहुत ज़्यादा खुशी दी जिसने, तो वो आज का दिन होगा। हालांकि रिजल्ट आया 1-2 दिन ही हुआ है, तो उतना ही आज भी खुश हूँ मैं जितना 1-2 दिन पहले था। तो राहुल, इसी के साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई एक मैसेज हो जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। सर स्टूडेंट्स, मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ यही एक चीज़ कहना है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है। और 1-2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। और एक और चीज़ है कि आप उस इंसान को कभी नहीं बीट कर सकते। यू कांट बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। जैसा सर ने कहा है कि बढ़ते रहें अपनी मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, एक तजुर्बा तो नया होगा, और वही एक्सपीरियंस आपको आगे काम देगा। तो राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम हियर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया है कि बोलते हैं जो मेरी फैमिली को, मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा खुशी होगी, तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और जितना मतलब इस चीज़ के लिए, इस खुशी के लिए मतलब मैं हूँ, उतने ही ज़्यादा मतलब मैं इसका शेयर आपको देना चाहूँगा। थैंक यू। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे।